हेलो दोस्तों, लेकर आए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पार्ट 2। जिन्होंने पहला भाग नहीं देखा है तो दोस्तों जरूर जाके देखिएगा। बहुत बेहतरीन पार्ट, मैंने अपने से कुछ चीजें छांट कर समझाने का प्रयास किया है। इसी भाग को मैं आगे लेकर भाग 2 लेकर आया हूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और बच्चों के लिए एक निबंध के लिए भी बढ़िया सा टॉपिक हो जाता है। चलिए मैं कुछ शुरुआत से ही स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी उसमें भी इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूलों तथा कॉलेजों में होने वाली शिक्षा नीति तैयार की जाती है और भारत सरकार के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ कर दिया गया है। सरकार के द्वारा नई राष्ट्रीय नीति में बहुत सारे अहम बदलाव किए गए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव करने का प्रमुख कारण भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाना था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसके बारे में जानकारी दी मैंने। इसके बाद भारत की नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GIR के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। मेडिकल एंड लॉ स्टडीज नॉट इंक्लूड। नई शिक्षा नीति के आने से पहले 10+2 पैटर्न फॉलो किया जाना था, परंतु इस नई शिक्षा नीति के आ जाने से 5+3+3+4 के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। चलिए आगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 का मुख्य उद्देश्य भारत में अब तक जो शिक्षा प्रदान की जा रही है उसमें क्रांतिकारी बदलाव लाना, साथ ही भारत की शिक्षा को वैश्विक स्तर पर खड़ा करना। जैसे हमारे भारत का इतिहास है कि पूरी दुनिया भारत से हमेशा सीखते आ रही है, वैसे ही भारत को ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाना भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। आगे बहुत बेहतरीन लिखा है, प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 की विशेषताएं जानेंगे आज हम। पहला है, भारत की नई शिक्षा नीति के आ जाने से मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। दूसरा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अंतर्गत शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा, जिसके तहत मेडिकल और लॉ की पढ़ाई को शामिल अभी नहीं किया गया है। दोस्तों ऐसा मैंने पहले भी अभी टॉपिक में बताया है, मेडिकल एंड लॉ इंक्लूड नहीं है। इसके बाद आगे तीसरे पॉइंट में देखेंगे, बहुत बेहतरीन चीज बताई मैंने तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट है, भारत में पहले की शिक्षा नीति के तहत 10+2 पैटर्न को फॉलो किया जाना था, परंतु अब इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 5+3+3+4 के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, जिसके तहत 12 साल की स्कूली शिक्षा दी जाएगी, साथ ही 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा को भी शामिल किया गया है। चौथा है, भारत की नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को एक बड़ी राहत छठी कक्षा में मिलेगी, क्योंकि छठी कक्षा से ही व्यावसायिक प्रशिक्षण इंटर्नशिप को भी आरंभ कर दिया गया है। ये एक बहुत बेहतरीन टॉपिक था हमारे पास, जो जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण इंटर्नशिप को भी आरंभ कर दिया गया। तो ये एक बढ़िया कदम है, जिससे आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया नॉलेज होगा लोगों के पास और प्रैक्टिकल के तौर पर नॉलेज होगा, जिससे सभी प्रकार का बेनिफिट हमें मिलने की संभावनाएं हैं। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं, 5वें पॉइंट को चलते हैं। पैटर्न बढ़िया है, कुछ नई एजुकेशन में बुराइयां भी अच्छाइयां भी, वो तो हम बाद में जानेंगे अगले पार्ट में। अगला है 5वीं कक्षा तक शिक्षा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी 5वीं कक्षा तक छात्र अपनी भाषा में ही पढ़ाई कर सकते हैं। 6वां है, छात्रों को छठी कक्षा से ही कंप्यूटर और एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी, साथ उन्हें कोडिंग भी सिखाई जाएगी। ये भी एक अच्छा टॉपिक है दोस्तों। 5वीं कक्षा तक अगर हम मातृभाषा में पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमें वो चीज़ अच्छे से समझ में आती है जो हम मातृभाषा में पढ़ेंगे, तो ये भी एक बढ़िया कदम है। और 6वां पॉइंट में लिखा है, छात्रों को छठी कक्षा से कंप्यूटर और एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी, साथ ही उन्हें कोडिंग भी सिखाई देगी। कोडिंग एक अच्छा सोचा है इन लोगों ने। अगले पॉइंट में चलते हैं हम लोग। साथ पहले जैसे साइंस आर्ट्स कॉमर्स स्ट्रीम हुआ करते थे, उसके तहत छात्रों को एक निश्चित विषय की पढ़ाई करनी होती थी, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। उदाहरण से समझते हैं, यदि कोई छात्र फिजिक्स का चयन करता है तो वह चाहे तो साथ में अकाउंट या आर्ट्स के भी सब्जेक्ट की पढ़ाई नई शिक्षा नीति के तहत कर सकता है। ये एक अच्छा था। कई लोग आर्ट्स ले लेते थे, मैथ ले लेते थे घर वाले कहने, लेकिन उसका मन आर्ट्स पढ़ने का था, लेकिन वैसा होता नहीं था। लेकिन अब वो बच्चा घर वालों के कहने पर आप टॉपिक भी पढ़ सकता है और अपने मन पर जो टॉपिक है हम वो भी कर सकते हैं। ये एक अच्छा निर्णय है और नई शिक्षा नीति मुझे ये सबसे बेहतरीन टॉपिक लगा है। आप भी बताइएगा आपको एक अच्छा टॉपिक क्या लगा है, जिससे आप भी मैं जान सकूं कि वीडियो आप देख रहे हैं। अगले पॉइंट में हम लोग चलते हैं। 8वां, सभी स्कूल को डिजिटल किया जाएगा। 9वां, सभी प्रकार के कंटेंट को क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेट भी किया जाएगा। 10वां, नई एजुकेशन पॉलिसी 2022 के तहत वर्चुअल लैब भी डेवलप किए जाएंगे। ये एक अच्छा टॉपिक है, सभी स्कूलों को डिजिटल कर दिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में सब डिजिटल ही होने वाला है। ये एक अच्छा कदम है।
और नौवां है सभी प्रकार के कंटेंट को क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेट भी किया जाता है। कई परिभाषाएं होती है जिससे किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो हम लोगों को, तो क्षेत्रीय भाषा में उसको पढ़ा दिया जाएगा। और नई एजुकेशन पॉलिसी 2022 के तहत वर्चुअल लैब भी डेवलप किए जाएंगे। चलिए आगे समझते हैं हम लोग क्या है आगे के टॉपिक में। भारत की नई शिक्षा नीति के लाभ। पहला है, भारत में इस शिक्षा नीति को लागू करने का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत के छात्रों को सक्षम बनाना है। जी, अभी तक सिर्फ हम लोग रटने की विधि अपनाई जाती थी और रट के पेपर पास कर लेते, लेकिन किसी भी प्रकार की हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं रहती थी। दूसरा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 को लागू करने के लिए जीडीपी यानी कि केंद्र सरकार द्वारा 6% खर्च किया जाएगा। ये भी एक अच्छा निर्णय। केंद्र सरकार से अगर 6% खर्च होता है जीडीपी का, तो जिसमें हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है शिक्षा विभाग को। अगला है पॉइंट तीसरा, पढ़ाई में संस्कृत और भारत की जो प्राचीन भाषा है उनका अहम भूमिका दी जाएगी। संस्कृत भाषा को आईआईटी के क्षेत्र में भी आगे ले जाया जाएगा। साथ ही जो छात्र चाहे संस्कृत भाषा में ही अन्य सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। चौथा है, बोर्ड परीक्षा को भी बहुत आसान कर दिया गया है। पहले जो छात्र सोचते थे कि बोर्ड परीक्षा के समय में ही केवल बोर्ड की तैयारी 2-3 महीने में करके पास हो जाएंगे, इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। अब छात्रों को साल भर पढ़ाई करनी होगी। बोर्ड परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। ये भी 2 टॉपिक मुझे अच्छे लगे, जो क्षेत्रीय भाषा में संस्कृत भाषा में कई लोग करना चाहते थे लेकिन इस भाषा में नहीं कर पाते थे। ये भी एक अच्छा टॉपिक है हमारे पास। और जो व्यवस्था 6 महीने वाली पेपर वाली, ये भी मुझे बहुत बेहतरीन लगी है, जिससे बच्चों के पढ़ने का बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके बाद 5वां है, पढ़ाई को आसान बनाने साथ ही छात्रों को समझ में आने योग्य बनाने के लिए पढ़ाई क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे देश की तर्ज पर अब भारत में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर पढ़ाया जाएगा। 6वां है, हायर एजुकेशन लेवल पर एमफिल डिग्री को भी खत्म कर दिया जा रहा है। जो हायर एजुकेशन थी उसमें एमफिल डिग्री को भी खत्म कर दिया जा रहा है। बहुत सारी टेंशन होती थी। ये एक अच्छा निर्णय है जिन नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए गवर्नमेंट का। इसके बाद अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। अगला टॉपिक भी हमारे लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। 7वां है, नई शिक्षा नीति के तहत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को मेन सिलेबस रखा जाएगा। 8वां, नई एजुकेशन पॉलिसी 2022 के तहत छात्रों को 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी जो राज्य को अपने स्तर पर निर्धारित करना होगा। 9वां, नई शिक्षा नीति 2022 के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो दोस्तों इसमें 7वां पॉइंट है जो मुझे बहुत बेहतरीन लगा है। नई शिक्षा नीति के तहत एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटी थी उनको अब सिलेबस पे ही लिया जाएगा। पहले इनको सिलेबस के बाहर लिया जाता था, कोई इसमें कोई पढ़ा रहा है या उस एक्टिविटी को करा रहा है, इससे मतलब नहीं होता था। लेकिन अब जब उसको मेन सब्जेक्ट बना दिया जाएगा तो हर क्षेत्र में जो भी एक्टिविटी होगी उसको लेकर निर्णय लिया जाएगा और उसको जब सब्जेक्ट लगेगा तो सब्जेक्ट के तौर पर उसकी एक्टिविटी कराई जाएगी। और छात्रों को 3 भाषाएं सिखाने का प्रयास भी अच्छा है। 10वां है, भारत नई शिक्षा नीति को निचले स्तर पर कार्य में लाने के लिए बहुत सारे संस्थान स्थापित किए जाएंगे जिसमें नई शिक्षा नीति को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिल सकेगी। 11वां, इस नई शिक्षा नीति के आ जाने से बच्चों को कौशलपूर्ण बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, साथ ही उन्हें पढ़ाई पे विशेष रूप से कराई जाएगी। 12वां है, भारत की नई शिक्षा नीति के आ जाने से स्टूडेंट के ऊपर से पढ़ाई का बोझ कम होगा और उन्हें सीखने के क्षेत्र में काफी उन्नति प्रदान होगी। यानी अब विद्यार्थी रट्टा मार की जगह कौशलपूर्ण योग बनेंगे। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा टॉपिक है जिसमें आपको बताया गया है कि थोड़ा पढ़ाई का बोझ कम करने का प्रयास किया जा रहा है। 6 महीने में बांट दिया जा रहा है जिससे बच्चों की पढ़ाई में बहुत अंतर आने वाला है और रटने की विधि से लेकर जो खत्म हो जाएगी उससे कौशल विकास ज्यादा होगा। चलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताता हूं आपसे जो पूछे जाते हैं। नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? के कस्तूररंगन जी के द्वारा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? इसका उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय। तीसरा है, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? इसका है श्री TRS सुब्रमण्यम जी ने। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं और भी आपको क्वेश्चन बताता रहूंगा जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो ये 3 क्वेश्चन की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्तों वीडियो पसंद आती तो प्लीज लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे ऐसे टॉपिक आपको मिलते रहे। चलिए आगे क्वेश्चन में बताता हूं। चौथा है हमारे पास, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य दोस्तों कर्नाटक। 5वां क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? इसका आंसर 1968 में। 6वां है, भारत में दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? 1986 में। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? तो दोस्तों 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई है। तो दोस्तों
ऐसे छोटी छोटी क्वेश्चन आप याद करके रखिए, भविष्य में आपके काम आने वाले हैं। और यदि आप टीचर हैं तो ये बेहतरीन आपको चीजें पता होनी चाहिए। 8वां नई शिक्षा नीति 2020 को मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन है। 9वां भारत में नई शिक्षा नीति 2020 का कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी? तो 29 जुलाई 2020 को। 10वां है नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया जा रहा है? तो यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह पे इसे लागू किया जाएगा। 11वां भारत के लिए शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। और 12वां नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में नया फॉर्मेट क्या है? तो 5+3+4। दोस्तों इसमें थोड़ा सा पिक्चर लिखा गया है 12वें वाले में, तो माफी चाहता हूं मैं दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि थोड़ा सा अच्छा एक मिस्टेक हो गई है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज, दोस्तों चैनल अभी नया है। और दोस्तों ये रहा मैं, और मुझे भी थोड़ा सा प्यार दीजिएगा और वीडियो को बेहतरीन बनाइएगा। अगला प्रयास रहेगा भाग 3 लाने का, और कुछ उसमें जो छूटे हैं उन चीजों को लाने का। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, साथ जय वंदे मातरम। हमेशा आप शिक्षा में ऊंचाइयां प्राप्त करते रहें।